इंपॉर्टेंट चैप्टर की एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मुझे बहुत अच्छे से इस बात के बारे में पता है कि ये चैप्टर आप में जैसे कई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपने टर्म 1 में पढ़ा, लेकिन उसके एप्लीकेशंस आप पढ़ने जा रहे हो टर्म 2 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीबीएसई इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चन पूछती है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से ज्यादा कनेक्टेड है। और सीबीएसई की खास कैटेगरी होती है एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। दैट मींस अराउंड 25% क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ के होते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी होगी। पहला, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पूरा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, डायग्राम बनाते समय बहुत ध्यान रखना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ लेना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे लेना है, और हाइट्स का, डिस्टेंसेस का ध्यान कैसे रखना है। तो शुरुआत करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप अपने कॉपी पेन लेकर रेडी रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यहाँ पर दूंगा आपको, कुछ छोटी छोटी बातें समझाऊंगा जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको होने वाला है बड़ा फायदा, और आपके मार्क्स जो है वो पूरे मार्क्स आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में सीबीएसई में अवार्ड होंगे, इसकी गारंटी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिया है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ टू बिल्डिंग्स है। सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हैं और पिछले 10 सालों में जो पूछे हैं, अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो स्पेशली दो बिल्डिंग के कंपैरिजन पर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग छोटी है और एक बिल्डिंग बड़ी है, और बड़ी बिल्डिंग से जब छोटी बिल्डिंग को देखा गया तो ही क्या बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। छोटी बिल्डिंग की हाइट आपके पास 8 मीटर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप और बॉटम के 30-45 बने हैं। अब आपको बताना है कि जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है जो कि ज्यादा हाइट में है, उसकी बेसिकली हाइट क्या और दोनों बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टेंस क्या। डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब डायग्राम बनाते हैं तो हम एक काम करते हैं, हम एक बिल्डिंग बनाते हैं जो कि हमारे पास छोटी है, और उसके ठीक अपोजिट हम दूसरी बिल्डिंग बनाते हैं जो कि हाइट में बड़ी है। ओके, अब इस बिल्डिंग की हाइट हमें 8 मीटर दी है और इस बिल्डिंग की हाइट हमें पता लगानी है। दूसरा ये कि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बनाते हैं बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से एंगल ऑफ डिप्रेशन आते हैं। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि टॉप जो है वो 30 डिग्री पे है और बॉटम जो है वो 45 डिग्री पर है। मतलब आप जब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे तो ये एंगल बनेगा 30 डिग्री और ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप प्रॉपर नेम दीजिए, ए बी सी डी और ई। आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होने के कारण ये 8 मीटर है, और मैं यहाँ पर इसको x बोल देता हूँ, ईडी को x। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम निकालने जा रहे हैं x की वैल्यू, ताकि उसमें 8 ऐड करके हम इजीली हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता लगाएं। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका होता है वो ध्यान से समझ लीजिए। क्या होता है, हमें ये लिखना है कि इन ट्राइंगल, जैसे मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूँ ADE की, पहले ट्राइंगल नेम करिए, उसमें मैं राइट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने क्या लिया है, tan 30 लिया है। tan 30 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात करते हैं, हम बेस को छुपाए जनरेट करते थे। आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर ED अपॉन बेस AD। प्रोसेस अगर किया, मैंने tan 30 लिखा है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल लिखी है, जबकि मैंने वैल्यूज नहीं रखी है। मतलब आपको tan 30 की वैल्यू 1/√3 रखनी है, ED आपने x सपोज करके रखा हुआ है और AD की वैल्यू y। इसका मतलब आपके पास y अपॉन √3 जो है वो x की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 इसे हम दे देते हैं। अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं BCE, जो कि बड़ा ट्राइंगल है, और उस बड़े ट्राइंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन आप देखोगे 45 डिग्री। मतलब आपने अगर tan 45 डिग्री यूज करा तो परपेंडिकुलर EC ऑन बेस BC। अब मजे की बात देखिए, tan 45 होता है 1, EC जो है कंप्लीट हाइट हमारे पास है, मैंने उसे 8 + x ले लिया, और BC मेरे पास y है। इसका मतलब क्या, y = 8 + x।
दैट मीन्स y माइनस 8 इज इक्वल टू x। इसे दिया इक्वेशन नंबर मैंने 2। नाउ हमारे पास कंप्लीट हाइट अपॉन बेस आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज है। इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि y अपॉन रूट 3 है, इक्वेशन 2 कहती है कि y माइनस 8 है। इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 अब आप क्या कर सकते हैं, आप 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं। इसके पास है y बाय रूट 3 और उसके पास है y माइनस 8। इसका मतलब y इक्वल टू y अंडर रूट 3 माइनस 8 रूट 3। ठीक है, रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन राइट साइड करा। अब आपको निकालना है y, तो एक काम करते हैं 8 रूट 3 को लेफ्ट हैंड साइड डालते हैं और वहां पर y रूट 3 में से y सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखिए जब आपके पास 8 अंडर रूट 3 है वहां पर y कॉमन लेंगे तो रूट 3 माइनस 1। इसका मतलब 8 अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1 ये है y की वैल्यू। एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पर एग्जामिनेशन में या तो आप रेशनलाइज करेंगे, है ना, आपको एनसीईआरटी बुक में रेशनलाइज क्वेश्चन के आंसर दिए हुए बेसिकली, तो आप अगर रूट 3 प्लस 1 से रेशनलाइज करेंगे तो आपके आंसर में फर्क आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा कि आप रूट 3 की वैल्यू 1.73 यूज करें, रादर 1.7 यूज करिए। आप देखेंगे कि 8 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 1.7 माइनस 1, दैट मीन्स आपको डिवाइड करना है सिंपल 0.7 से। और ये जो y की वैल्यू है, बिलीव मी, यही y हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। क्योंकि अगर मैं इस 1045 में देखता बेसिकली वैल्यू हमारे पास उस h की, तो आपके पास h और y बराबर आ जाते हैं, इजंट इट, है ना। तो 8 प्लस x हमारे पास डायरेक्टली y आ चुका है, तो यही हमारी बिल्डिंग की हाइट है, यही तुम्हारा 8 प्लस x है, जो आपके पास फाइनल आंसर मीटर्स में कैलकुलेट होगा। ध्यान रहा आपको कि हमने क्या करा है, दो बिल्डिंग्स अपने पास दी हुई है, बड़ी वाली बिल्डिंग से छोटी वाली बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया गया है। उसके लिए लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल बनाना बहुत जरूरी है, वरना इसके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमने ट्रायंगल डिक्लेयर करें, ट्रायंगल डिक्लेयर करें, उनके रेशियो प्रॉपर लिखे, फिर इक्वेशन 1 और 2 में ध्यान दिया कि उसमें एक वेरिएबल कॉमन आ रहा है ताकि लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करे जा सके। यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन हालांकि मैंने करे नहीं है, ये आपको अपनी कॉपी में खुद करने हैं। यहाँ पर हमें टाइम बचाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें करवाना है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इस क्वेश्चन में आपको दो पैरामीटर्स निकालने हैं, एक तो हाइट और दूसरा विड्थ ऑफ द रिवर। क्वेश्चन ये है, a person standing on the bank of a river observes that the angle subtended by a tree on opposite bank is 60. When he retires 14 meters from the bank, he finds the angle to be 30. Find the height of the tree and the width of the river. देखिए बच्चों, वो अगर एक बैंक ऑफ रिवर पे खड़ा है तो पास में, यहाँ से अपोजिट ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ये रिटायर मतलब थोड़ा सा पीछे आता है अगर, तो एंगल जो है वो रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो जाता है। अब आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर ट्री की हाइट क्या और दूसरा वो जो रिवर है उसकी विड्थ क्या। आप देखोगे यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है ACD और एक छोटा ट्रायंगल है BCD। इन दोनों ही ट्रायंगल में हाइट जो है वो कॉमन है। तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमेशा ट्रायंगल बोलेंगे, जैसे मैंने बोला ट्रायंगल ACD, और जब मैं इसमें tan 30 यूज करता हूँ तो परपेंडिकुलर मेरे पास कौन है DC और मेरे पास बेस कौन है AC। मैं बार बार इस बात पे फोकस करवाना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको tan ऑफ दैट एंगल के सामने साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ही लिखना है। उसके बाद वैल्यू पुट अप करनी है कि ये 1/√3 है और DC की वैल्यू हमारे पास h है और AC हमारे पास कंप्लीट 14 प्लस x है। ओके, तो 14 प्लस x/√3 ये आपकी h की वैल्यू, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर करता हूं। तो यहाँ हमारा पहला काम हुआ पहले ट्रायंगल से। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल दूसरा लेंगे जो कि है ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल में जब आपने tan 60 यूज करा तो आप बताइए क्या लिखूं मैं, कौन सा परपेंडिकुलर है BCD में? यस DC, यस DC द परपेंडिकुलर, बेस कौन है और वो है BC। तो tan 60 पर अपने पास होती है √3, DC हमारे पास है h और BC हमारे पास है x। इसका मतलब x/√3 is the value of height, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 के राइट हैंड साइड पर आपके पास आ चुका है h। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं कि जो 14 प्लस x/√3 है वही x√3 के बराबर है।
√3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 into √3 कितना होता है 3 हो जाएगा 3x, और ये x जाके वहां सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2x, और 2 ने डिवाइड करा तो 7 मीटर इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब विड्थ ऑफ द रिवर आ चुकी है। और अब आपको पता लगाना है हाइट। अब देखेंगे h की वैल्यू x√3 है, तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी 7√3 मीटर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज 7 मीटर एंड हाइट ऑफ द ट्री इज 7√3 मीटर। बिलीव मी, अगर डायग्राम सही बना हो, अगर आपने एंगल ऑफ एलिवेशन प्रॉपर लिए हो, तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सही सिलेक्शन करना है दोस्तों, और दूसरा लिखते समय उनकी वैल्यूज प्रॉपर लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है, और देखिए आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नया क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आई वुड से अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन की पता नहीं क्या खासियत है कि स्टूडेंट जनरली उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत डायग्राम बनाते। देखते क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कौन सा है। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का जो वर्ड्स है वो देखेंगे कि थोड़े से कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर गलत डायग्राम बनने की गुंजाइश बढ़ जाती है। क्या है क्वेश्चन? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60। किसी पॉइंट से किसी टावर की हाइट 60 डिग्री पर है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इतनी कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम जमीन से किसी अंदर बिल्डिंग को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अलग है, और अगर हम वहीं पर मौजूद किसी बिल्डिंग पर चढ़कर छत से देखेंगे तो शायद हम कंफर्टेबली देख पाएंगे, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है। तो होता क्या है कि इस पॉइंट से पहले देखा बॉटम से तो 60 है, लेकिन थोड़े से हाइट पर जाकर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं मन में, वो क्या करते हैं कि 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए वो 10 मीटर ऊपर जाने के बजाय कहीं और पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पर, और वहां से एंगल 45 बनाते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ा सा पीछे हम आ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वी आर जस्ट अबव द फर्स्ट पॉइंट। अगेन आई वुड से कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास है? सबसे पहले हम लेते हैं कि इन ट्रायंगल मैंने लिखा ADE। इस ADE में हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 to 10 45 इक्वल टू, बताइए परपेंडिकुलर कौन? ED। यस करेक्ट। तो ED के अपॉन में हमने लिखा है AD। सो डियर स्टूडेंट्स 10 45 डिग्री 1 होती है। ED हमने डायग्राम में x शो किया है और AD की वैल्यू मैंने y शो करी है। तो बड़ी खूबसूरत बात है कि y इक्वल टू x इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिल चुका है। ठीक है, आप देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रायंगल? अब हम लेंगे बड़ा ट्रायंगल लेंगे हम BCE। इस ट्रायंगल में क्या खास बात है? इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर मेरे पास है कंप्लीट EC और बेस मेरे पास है BC। तो 10 60 की वैल्यू अपने पास कितनी है? √3। और EC को हम या तो h की वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे यूज करूंगा 10 + x, है ना, और बॉटम है y। तो y √3 इक्वल टू 10 + x, या मैं कह सकता हूं कि y √3 - 10 इज द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में, इक्वेशन 1 और 2 में आपके पास x की वैल्यू राइट हैंड साइड है। सो हम बोलेंगे कंपेयरिंग 1 and 2, यानी फ्रॉम 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं कि भाई y √3 - 10 की वैल्यू तो y है, इसका मतलब y √3 - y इक्वल टू 10 है। मैं y कॉमन लेता हूं तो √3 - 1 इक्वल टू 10। दैट मींस y की वैल्यू मेरे पास है 10 बाय √3 - 1, और √3 की वैल्यू 1.7 मैंने आपको बताई। 1.7 में 7 माइनस करेंगे तो 0.7 नहीं आएगा, इसका मतलब है 100/7। और दोस्तों यही x की वैल्यूज भी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम बोल सकते हैं क्योंकि x और y बराबर थे। और हमें क्या चाहिए? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब हमें चाहिए हाइट। दैट मींस हमारे पास है वो x + 10 यानी 100/7 + 10, तो 100 × 70 हो जाएगा 170/7 मीटर्स हाइट होगी। याद रखिए, सही डायग्राम अगर आपने बनाया होगा तो उसके डिग्री में से लेने में दिक्कतें नहीं होगी, और आप जब रेशियो निकालकर फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे तो वहां पर आप यूनिट लिखना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपने एग्जामिनेशन में आंसर सही भी लाया है और आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क से 1 मार्क डिडक्ट हो सकते हैं और आपके फुल स्कोर करने के सपने पे पानी फेर सकता है। तो बच्चों ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 शिप्स है
जो कि लाइट हाउस की तरफ आ रही है, और खास बात यह है कि दे आर ऑन अपोजिट डायरेक्शंस, दोनों अलग अलग तरफ है। डायग्राम आप देख सकते हैं कि मैंने लाइट हाउस बनाया है, दोनों शिप अलग अलग डायरेक्शन में है, और लाइट हाउस के टॉप से देखा जाए तो डिप्रेशन एंगल 45 और 60, मतलब जिसका एंगल कम है वो शिप दूर है, और जिसका एंगल ज्यादा है वो शिप काफी पास में है। हालांकि हमें ये दिया है कि दोनों शिप्स के बीच का टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है, तो मैंने क्या करा है खूबसूरती से कि मैंने एक डिस्टेंस को x मान दिया, तो रिमेनिंग हो गया 100 माइनस x। बस अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्रायंगल लेना है ABD, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है, इसमें tan 45 h/x लिया जाएगा, तो x और h की वैल्यू 1 होगी, अंडरस्टूड। फिर बड़ा ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर उधर वाला BCD, उसकी बात करें तो tan 60 dB/BC यानी h/100 - x, यहाँ से h की दो वैल्यूज आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके मैंने जब देखा तो x की वैल्यू आई 100√3/√3 + 1। आया समझ में? मतलब इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या है x, और उससे क्या है 100 - x√3। देखिए मैं कंपेयर किया, √3 से मैंने मल्टीप्लाई करा, x√3 लेफ्ट हैंड साइड लेकर आया, तो x + x√3, यहाँ से x कॉमन लिया तो 1 + √3, ये बचा 100√3, और आगे x की वैल्यू, और यही x की वैल्यू हमारे पास हाइट है, जो कि हमने इक्वेशन 1 में आपको समझाया है। तो दोस्तों यहाँ पर हाइट की वैल्यू आ गई 173.2.73, आगे मैं कहूँगा मीटर्स। तो CBSE आपको ऐसे क्वेश्चन ही देगी जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे, यानी हाइट भी अननोन होगी, डिस्टेंस में भी कहना कि एक अननोन फैक्टर होगा, और जब आप इक्वेशन 1 और 2 को हैंडल करके उनको सॉल्व करेंगे तो ही जाकर आंसर आएंगे। देखिए CBSE ये चाहती है कि आप बाकी सारे चैप्टर्स का भी अच्छे से स्टडी करके जाएं। दो वेरिएबल्स को लेकर आपने लिनियर इक्वेशन भी पढ़ी थी, देखिए कुछ वैसे ही होने वाला है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने यूज करी और आंसर्स आए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आप उन पर फोकस करिए, और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस CBSE आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पूछने वाली है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टिप्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।